सबसे बड़ी बात समाज सेवा के साथ-साथ एक जीविका उपार्जन भी होगा इससे। शुरुआत में हालाँकि बहुत दिक्कतें आई, जी। क्योंकि उस समय जनरी के बारे में किसी को पता नहीं था। तो दुकान का खर्चा सहना, इसके अलावा एक्सपायरी वहन करना, इसके अलावा रेंट झेलना। जो कमज़ोर दुकानदार होंगे वो अपना बंद कर दें। टॉफी भी जाती थी, बड़ी बात होती थी। मार्केटिंग को टक्कर इसलिए नहीं दे पाई है क्योंकि डॉक्टर कोऑपरेट नहीं। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे। यूपी 24 के खास कार्यक्रम द सेलिब्रिटी शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के एक अहम मुद्दे पर, जिसको लेकर सरकार ने जो न्यूनतम दूरी है उसको कम कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एंटरप्रेन्योर रवि तिवारी जी मौजूद हैं। सर, आपका हमारे खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए इस मुद्दे से जुड़े कुछ सवालों से हम रूबरू होते हैं और जानते हैं कि जन औषधि जो चालक हैं, चलाने वाले लोग हैं, उनको क्या कुछ दिक्कतें आ रही, जो ये न्यूनतम दूरी को कम करने की सरकार ने जो अभी प्रस्ताव पारित किया है, इससे क्या कुछ दिक्कतें हैं और क्या कुछ संकट आने वाला है। तो रवि जी, जिस तरीके से अभी सरकार का आदेश आया कि जो न्यूनतम दूरी है उसको कम कर दिया गया, जीरो कर दिया गया है, तो उससे क्या कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, जो जनौषधि केंद्र जो है 90% तो किराए के रेंट पे है जी, जिसकी वजह से जो है अगर डिस्टेंस ज़ीरो कर दी जाएगी जी, जी, तो रेंट की वजह से होता क्या है, दिक्कत ये होगी कि जैसे जनौषधि केंद्र जब स्टार्टिंग में खोले गए थे तो मैक्सिमम लोगों ने जो है जितने भी दुकानदार थे या जनौषधि केंद्र संचालक थे, इन्होंने कर्जे पे लेकर या बैंक से लोन लेकर है ना जनौषधि केंद्र को चलाया। शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें होती थी। दिक्कत इसलिए होती थी कि कस्टमर जागरूक नहीं था। घंटों खड़े होके कस्टमर को फार्मूला समझाना, उसके बावजूद भी कस्टमर लेके जाता था, वापस दवा दूसरे दिन ले आता था क्योंकि डॉक्टर मना कर देते थे। तो पहले तो उन्होंने डॉक्टरों का विरोध सहा जी। उसके बाद धीमे धीमे जो है इन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया। दिक्कतें ये आई कि टाइम बढ़ता चला गया, इन लोग की एक्सपायरियाँ भी हुई, तो कहीं न कहीं इनको आर्थिक चोट पहुँची। लेकिन इनके दिमाग में ये था कि सरकार की योजना है, हितकारी योजना है और इसके साथ-साथ एक रोज़गार भी जुड़ा हुआ है, जिससे इनको रोज़गार चलता रहेगा। अब समस्या ये आई कि धीरे-धीरे इन्होंने जो है रेंटल वैल्यू का भी बोझ सहा अपने ऊपर, बैंक लोन का बोझ सहा, एक्सपायरी का बोझ सहा। बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ इनके बगल में आउटलेट खोल दिए, उनका विरोध सहा। लेकिन एक मन में विश्वास था कि डिस्टेंस मेंटेन रहेगी तो आज नहीं तो कल सरकारी योजना है, उससे उनकी जीविका निर्वाहित हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो कर देने से आज समस्या ये हो गई कि अगल-बगल केंद्र अगर खुल जाएँगे, तो दवाइयाँ तो सीमित हैं। अगर दवाइयों की रेंज बढ़ा दी जाए, जी, दवाइयों की संख्या बढ़ा दी जाए या क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, स्टॉक बढ़ा दिया जाए, तो सेल बढ़ सकती है। अगल-बगल खुल जाने से उनकी आर्थिक स्थिति पे चोट पहुँचेगी, जिससे ज़्यादातर स्टोर जो है बंद होने की कगार पे आ जाएँगे। बंद होने की कगार पे आ जाएँगे। हम पहले जन औषधि की शुरुआती चीज़ों से हम पहले शुरू करते हैं। जिस तरह से जन औषधि केंद्र की खुलने की बात आई, सरकार ने ये जो योजना निकाली, किस तरीके से आप इस योजना से जुड़े? आपका भी खुद का देखिए, माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की बहुत ही समझिए ये जो लोक जन कल्याण की योजना थी। जी। तो जितने लोग भी जुड़े इससे, उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि सबसे बड़ी बात समाज सेवा के साथ-साथ एक जीविका उपार्जन भी होगा इससे। शुरुआत में हालाँकि बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि उस समय जनरी के बारे में किसी को पता नहीं था। तो दुकान का खर्चा सहना, इसके अलावा एक्सपायरी वहन करना, इसके अलावा रेंट झेलना, तो उन लोगों को आर्थिक दिक्कतें हुई। लेकिन अब चूँकि इस योजना से लोग अवगत हो चुके हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी जनौषधि केंद्रों को दबाने की कोशिश कर रही हैं। उसमें भी अगर सरकार ज़ीरो डिस्टेंस पॉलिसी करके इन पे लोड डाल देगी, तो इस योजना को और नुकसान होगा। और शुरुआती दौर पे जब आपने इसको खोला, चीज़ें संचालित हुई, तो लोगों को विश्वास नहीं था कि जन औषधि की जो दवाइयाँ हैं, कोई विश्वास नहीं होता था। ये आप समझ लीजिए कि घंटों भर कस्टमर को समझाने के बाद, जब कस्टमर बड़ी मुश्किल से एक पत्ता लेके जाता था, तो दूसरे दिन कई ऐसे कस्टमर होते थे जो वापस कर देते थे, कहते थे कि डॉक्टर ने मना कर दिया या मेडिकल स्टोर वालों ने मना कर दिया। तो ये सब समस्याओं से भी हम लोगों को गुजरना पड़ा। जी। लेकिन उस वक्त ये समस्या जो थी, मन में ये विश्वास था कि आज नहीं तो कल हम लोगों का ये जो योजना है, इससे लोग जागरूक होंगे,
और हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो इसके तहत सुधार हो जाएगी। सुधार होगा। शुरुआती दौर पे लोगों को विश्वास नहीं था, किसी तरीके से विश्वास लोगों को उसमें हुआ, डॉक्टर्स को भी हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स क्या था, डॉक्टर भी मना कर देते थे कि हम जन औषधि की दवाइयों को नहीं मानते। कुछ लोग कहते थे नकली दवाई है, कुछ लोग कहते थे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूट दवाइयां हैं, ये काम नहीं करेंगी, असर नहीं करेंगी। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ा, डॉक्टरों का भी विश्वास बढ़ा। पहले तो दूरी मैं अगर जहां तक जानती हूँ, जितना मैंने जानकारी हासिल करी है, पहले दूरी आई थिंक 3 किलोमीटर रखी गई थी। मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर थी, 5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर की गई, फिर 1 किलोमीटर की गई। अब वो डिस्टेंस खत्म कर दी गई, एकदम खत्म कर दिया गया है उस डिस्टेंस को। और लगातार अगर देखा जाए, जब से ये जो प्रस्ताव निकला है सरकार की तरफ से, इंस्ट्रक्शंस आए हैं, इसको लेकर कई जन औषधि केंद्र वाले जो संचालक हैं उनमें आक्रोश है, क्योंकि जिस मेहनत से, जिस मशक्कत से वो अपने केंद्र को इतनी दूर और इतना लंबा सफर तय करके लाए थे, अब उसका जब उनका बेनिफिट होने का मौका आया तो सरकार ने ही उनका जो बेनिफिट है उसको कम कर दिया। एक तरीके से हम यही कह सकते हैं कि बेनिफिट कम कर दिया, क्योंकि अगर अगल बगल खुल जाएंगे तो बेनिफिट भी आपको नहीं होगा। एक्चुअली सरकार ने ये समझा कि स्टोर खुलने चाहिए, ऐसा नहीं खुलने चाहिए, खुलने चाहिए, पर जहाँ स्टोर खुले हैं या जहाँ स्टोर नहीं है वहाँ खुलने चाहिए। जहाँ स्टोर है वहाँ डिस्टेंस देख के खोलने चाहिए जी। इसके अलावा दवाओं की पूर्ति अधिक मात्रा में होनी चाहिए जी। स्टॉक कंप्लीट होना चाहिए, तो सेल बढ़ेगी। तो सेल अगल बगल खुल जाने से सेल में बल्कि आपसी कंपटीशन से इस योजना को नुकसान पहुंचेगा और नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें सेल की तो मासिक सेल क्या हो जाती थी लोगों की? पर डे की सेल 15 से 20 हजार रुपए लोगों की हो जाती है। अब आप इसमें ये समझ लीजिए, जिसमें जो पुराने स्टोर वाले हैं जी, अब जो नए स्टोर वाले हैं वो अब बताइए उसमें रेंट देंगे, स्टाफ की सैलरी देंगे या एक्सपायरी वाहन करेंगे जी। तो काफी, अब जैसे मान लीजिए किसी ने रेंट पर दुकान ले रखी है, पहले ऑनर को ये पता था कि इस 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरी दुकान नहीं खुलेगी जी। अब अगल बगल पता चल जाएगा कि दुकान खुल सकती है, वो रेंट की डिमांड और बढ़ा देगा, किराया बढ़ा देगा, तो इसका टोटल जो दबाव आएगा वो दुकान संचालक के ऊपर आएगा। तो ये सब दिक्कतें सरकार को समझनी चाहिए, जिसके तहत जो है डिस्टेंस जो पॉलिसी है उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके बारे में आपके हिसाब से डिस्टेंस पॉलिसी को किस हिसाब से सरकार को सुधारना चाहिए? जैसे 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो पर्याप्त थी जी। अब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ही रखनी चाहिए, या इसमें जो सुधार यही हो सकता है कि जो दुकानें इन्होंने चालू की बीच में डिस्टेंस खत्म करके वो क्यों बंद हो जा रही है, उन्हें क्या समस्याएं आ रही हैं, केंद्र संचालक को संचालन करने में क्या समस्याएं आ रही हैं, जो नई दुकानें खुली है उनकी जो है परचेजिंग क्या चल रही है, परचेजिंग क्यों नहीं हो रही है, या उनकी सेल क्यों नहीं बढ़ रही है, इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पुरानी दुकानों के बीच कंपटीशन पैदा करके। ये एक कंपटीशन की प्रक्रिया से कई लोगों को नुकसान होगा। इससे क्या होगा, जो दुकानें चल रही हैं वो भी जो है बंद की कगार पे आ जाएंगी। बिल्कुल, कंपटीशन जब बढ़ जाएगा तो बंद। देखिए दवाइयाँ तो सीमित है, दवाइयाँ सीमित है, स्टॉक सीमित है, कस्टमर भी सीमित है। अगर अगल बगल खुल जाने से अब पेशेंट तो उतने ही रहेंगे जो आसपास एरिया में हैं, तो इससे टोटल दबाव तो दुकानदार के ऊपर आएगा। और जिस तरीके से अगर हम बात करें, आप लोग इसको लेकर अपनी आवाजें जो है सरकार के पास कई माध्यम से आप लोगों ने प्रदर्शन भी करे और ज्ञापन भी दिया, तो क्या कुछ शुरुआती प्रक्रिया रही इस चीज? एक्चुअली हम लोगों में ये था कि हम लोग के जो एसोसिएशन के सबसे जो माननीय है विनय शुक्ला जी, तो उन्होंने बैठक करवाई, जिसके तहत उन्होंने जो है कई टीमों को संगठन में डिवाइड किया, मीडिया सेक्टर दिया, किसी को उन्होंने जो कहा कि आप जो है लीगल सेक्शन देखो कि किस तरह से इसमें लीगल कार्रवाई हो सकती है, किसी को उन्होंने जो डिवाइड किया कोऑर्डिनेटर में कि जो है हम लोग माननीय मुख्यमंत्री गणों के पास जाएंगे, अपना ज्ञापन देंगे, अपनी समस्या को समझाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड कर रखा है, जिसके तहत उन्होंने जो है भी व्यापारी हितैषी राजगढ़ राज्यसभा सांसद जो है संजय सेठ से मुलाकात की, उनको ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जो है हम लोग जो है इस विषय में जो है सरकार तक बात पहुंचाएंगे। इसके अलावा माननीय सांसद दिनेश शर्मा से जो है 21 तारीख की मुलाकात की डेट ली है, जहां ज्ञापन दिया जाएगा, और ज्ञापन के बाद जो है हम लोगों के जितने भी मुद्दे हैं उनके समक्ष रखे जाएंगे।
रखे हाँ। जाएँगे। अभी मैंने सुना है कि लखनऊ ही नहीं बाकी शहरों में भी लोगों ने काली पट्टी बाँधकर विरोध प्रदर्शन किया और लगातार माँगे कर ही रहे हैं लोग। लेकिन जिस तरीके से ये जो माँगे कर रहे हैं, सरकार आश्वासन दे रही, क्या लगता है आश्वासन ही हाथ लगेगा कि कोई निष्कर्ष भी निकल नहीं, के निष्कर्ष आएगा? तो निकलना चाहिए क्योंकि मोदी जी से हम लोग को बड़ा विश्वास है और हमें ये पता है कि अगर उन्होंने इस केंद्र ये योजना चालू की है और इस योजना में हम लोग जुड़े हैं, शुरुआत से जुड़े हैं इस योजना के तहत, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने बराबर इंसेंटिव भी दिया है कि बीच-बीच में देते रहे हम लोगों को। तो अगर हमारी समस्याएँ कुछ हैं तो उन तक अगर पहुँचेंगी तो इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इस समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगर जन औषधि की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा आपके स्टोर्स में किस चीज़ के मरीज़ ज़्यादा आते हैं? दवाइयाँ किस चीज़ की सबसे ज़्यादा सेल शुगर आउट की होती हैं? दवाइयाँ आती हैं, बीपी की दवाइयाँ आती हैं, इसके अलावा आप नॉर्मल दवाइयाँ चलती हैं हम लोग के स्टोर पे, जी, ठीक है। लेकिन एक जो रेंज होती है वो अगर रेंज प्रॉपर बनी रहे, कभी-कभी टूट जाती है रेंज। जी। अगर इस सेल को अगर बढ़ाना है, अगर मान लीजिए कि इस जनौषधि की सेल को अगर बढ़ाना है तो रेंज ना टूटे और जो है हम लोगों की दवाइयों में जो रेंज है वो और बढ़ जाए, तो इस पे ध्यान देना चाहिए जिससे सेल बढ़ सकती है। जिससे सेल बढ़ सकती है। और अगर हम बात करें सेल बढ़ने की लेकर क्या इसमें कोई लिमिट होती है कि आपको 1 महीने में इतना ही स्टॉक प्रोवाइड किया नहीं, जाएगा? नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी परचेज़िंग करेंगे आपको मिलेगी वहाँ से, ऐसा कोई नहीं है। बस ऐसा ये है कि कुछ नहीं है। कभी-कभी शॉर्टेज हो जाती है, शॉर्टेज होती जिसकी है। वजह से जो है दिक्कतें चालू हो जाती हैं। किस चीज़ की शॉर्टेज होती है? कुछ किन दवाइयाँ शॉर्टेज हो जाती हैं, अच्छा। हाँ, तो उनकी जो है फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, कस्टमर वापस जाने लगता है, तो ये दिक्कतें होती हैं। तो इस दिक्कत पे ध्यान देना चाहिए, दवाइयों की रेंज पे ध्यान देना चाहिए, जिससे सेल बढ़े। हालाँकि अगल-बगल दुकान खुलवा देने से कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, कस्टमर उतने ही रहेंगे, दुकानदार पर दबाव पड़ेगा, जो दुकानदार कमज़ोर होगा वो बंद कर देगा, वो बंद कर जिससे इस योजना को बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा इसका। हाँ, बिल्कुल इस योजना पे काफ़ी खराब प्रभाव पड़ेगा। उसी के साथ कहीं न कहीं जो अभी तक लोग अपना स्टोर संचालित कर रहे थे, उनका भी जो मोरल है वो भी डाउन होगा क्योंकि इतनी मेहनत मशक्कत के बाद यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचे। अब उसके बाद बगल में कॉम्पिटिशन वाला तैयार है, अब आप ये अब समझ उसको लीजिए पका-पकाया मिलेगा। पका-पकाया मिलेगा। अब तक तो वो सबसे पहले उन्होंने जो है आम मेडिकल स्टोर वालों का विरोध सहा, जी, फिर उन्होंने डॉक्टर का विरोध सहा, बड़ी मुश्किल से जो है उन्होंने आज स्टैंड किया, तो बड़ी-बड़ी ब्रांड दवा इंडिया या जिला फार्मेसी वगैरह आ गए, इसमें उतर गए। जी। उनके बगल में आउटलेट्स खोल रहे हैं और आज हेवी रेंट दे रहे हैं, ताकि उनको डैमेज किया जा सके। लेकिन फिर भी केंद्र संचालक ने जो है मोदी जी पे विश्वास रखा कि आज नहीं तो कल चीज़ें सुधरेंगी, काम सही चलेगा। तो ये जियो डिस्टेंस पॉलिसी होने से अब आपस में ही कॉम्पिटिशन होने शुरू हो जाएगा, जिसके तहत जो दुकानदार हैं, जो कमज़ोर दुकानदार होंगे, वो अपना बंद कर देंगे। अपना बंद कर देंगे। अगर मैं दवाइयों की गुणवत्ता की मैं बात करूँ, ये जो दवाइयाँ होती हैं, तो इनकी गुणवत्ता कैसी होती है? सही होती दवाइयाँ है? तो बिल्कुल टेस्टेड होके आती हैं, जी। ठीक, एनएबीएल टेस्टेड होती हैं, हुँ। दवाइयों की क्वालिटी में कोई कमी नहीं होती है, हुँ, दवाइयाँ तो इनकी सब बढ़िया होती हैं। दवाइयाँ सब सही होती हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो सीनियर डॉक्टर होते हैं या जो अच्छे डॉक्टर होते हैं या रिटायर्ड डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, वो तो खुद ही दवाइयाँ यहाँ से ले जाते हैं और डॉक्टर पेशेंट को भी लिखते हैं कि दवाई यहीं से लीजिए। दवाई यहीं से लीजिए। सर, जिस तरह से ये जो दवाइयाँ हैं, अगर मैं बात करूँ तो अभी अगर मैं बात करूँ जो प्रेज़ेंट टाइम मेडिकल स्टोर्स हैं जी। और जो जन औषधि स्टोर्स हैं, अभी तक मार्केटिंग का टक्कर क्यों नहीं दे पाई? मार्केटिंग को टक्कर इसलिए नहीं दे पाई है क्योंकि डॉक्टर कोऑपरेट नहीं करते। डॉक्टर्स कोऑपरेट नहीं करते। डॉक्टर्स अभी भी ऐसे डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जो पेशेंट्स अगर जनौषधि की दवा ले जाता है तो सीधे उसको ये नहीं कहते कि दवा फ़ायदा नहीं करेगी, उससे ये कहते हैं कि इसके ज़िम्मेदार तुम हो। एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं पेशेंट के ऊपर, जिसके तहत वो दवा वापस कर देता है। तो वापस कर देता है, आप लोग वापस कर लेते हैं? हम लोग को वापस करनी पड़ती है, पेशेंट हैं, हम लोग को वापस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। काफ़ी दिक्कतें, लॉस भी होता होगा। काफ़ी एक्सपायरी होती है, हम लोगों की एक्सपायरी हुई है हम लोगों की, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं। झेलना पड़ेगा वो झेलना लॉस तो। और अगर मैं शुरुआती दौर पे जाऊँ तो मुझे भी नहीं पता था कि जन औषधि केंद्र कोई खुला गया है। मैंने भी जब पहली बार जन औषधि केंद्र देखा तो मुझे भी लगा यार ये क्या ही दवाइयाँ, सरकारी दवाइयाँ, विश्वास नहीं होता है नहीं सरकारी दवाइयों पे लोगों को। तो वैसे मेरा भी माइंडसेट था, लेकिन जिस तरीके से लोगों का विश्वास इसमें पैदा हुआ, सबसे ज़्यादा मेहनत आप लोगों की रही है। तो वो बिल्कुल। विश्वास कैसे दिलाया आप लोगों ने? एक्चुअली हम लोग घंटों दुकान पे कस्टमर को समझाते थे हुँ, कि देखिए फार्मूला ये है, पावर ये है,
उसके बावजूद जो है कुछ कस्टमर तो मान जाते थे, हम्म। कुछ लेके जाते थे तो दूसरे दिन वापस कर देते थे। जी। तो धीमे 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 जो है वो जो मेहनत करते गए हम लोग, वो रंग लाई। आज जी। क्या है कि आप ये समझ लीजिए कि 90% जो पेशेंट होते हैं अगर वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें फार्मूला लिख के दीजिए, क्योंकि जानकार हो गए हैं। जी। आज जो है जितने भी पेशेंट हैं वो सीधे फार्मूला लिख के लाते हैं और दवा लेते हैं। दवा लेते तो हैं। कहीं ना कहीं वो जो पहले बीज बोया गया वो आज जो है पौधा तैयार हो गया है पूरा। और अगर मैं सब्स्टिट्यूट की मैं बात करूं, क्या होता है, लोग कहते हैं कि मुझे सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए, तो दवाइयों का सब्स्टिट्यूट किस तरीके से काम करता है? देखिए दवाइयाँ ब्रांड जो होती है वो एक कंपनी को पैसा जाता है, सब्स्टिट्यूट आप ही कह लीजिए सॉल्ट है, हम्म। जो मेन आत्मा है वो सब्स्टिट्यूट है। हम्म। ठीक है, तो सॉल्ट जो है अगर अगर दवाइयों का सॉल्ट सेम है तो दवाइयाँ कहीं नाम से हो सकती है जी। है ना। मेन चीज जो उसके अंदर सॉल्ट और पावर होता है। अगर एक ही सॉल्ट एक ही पावर की दवा जो है कई कंपनियां विभिन्न ब्रांड विभिन्न नामों से बनाती हैं, जिसकी एमआरपी विभिन्न विभिन्न होती है, लेकिन जेनरिक नाम और जेनरिक सॉल्ट हो जाने से, जनौषधि के अंतर्गत आने से इनकी वैल्यू बहुत कम हो गई, वैल्यू बहुत कम रेट हो, कम हो गया है इनका। तभी ये कुछ ज्यादा ही लोगों का जो है कि जो विश्वास है, काफी लोगों को ये दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि अगर इतनी सस्ती है तो फायदा करेगी कि नहीं करेगी कि नहीं, क्योंकि लेकिन ये तबका वो तबका है जो मतलब अभी मतलब इतना जिनको अभी इतना ज्ञान नहीं है। क्योंकि देखिए 3 तबके हैं, एक तबका जो है जो पढ़ा लिखा है वो जनौषधि की दवा लेता है, दूसरा तबका है जो मीडियम क्लास है वो जागरूक होने की कोशिश कर रहा है, तीसरा तबका है जो बिल्कुल लोअर क्लास है, उसको डॉक्टर मिसगाइड कर देते हैं कि यहाँ से ले लो या मेडिकल स्टोर से ले लो या उधर से ले लो, वो थोड़ा दिग्भ्रमित हो जाता है। ये एक भ्रमित पूरी, मतलब हम कह सकते हैं मार्केटिंग को पूरा भ्रमित करने का डॉक्टर्स ने भी कुछ ठेका ले रखा है, और कुछ तो बाकी लोग मेडिकल स्टोर वाले भी हैं, और बाकी जो लोग हैं उनमें अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो और बाकी अगर मैं बात करूँ, जब आपने जन औषधि केंद्र खोलने के बारे में सोचा तो आप किन किन चीजों से जुड़े? जो एक्चुअली जब इस योजना के बारे में हमें पता चला तो मन में एक अच्छा विश्वास ये जगा कि जन कल्याण की योजना के तहत कि इसमें एक जन कल्याण की भावना भी है और साथ में एक आदमी की जीविका उत्सर्जन भी होगा जी। तो इसलिए ये योजना हमें अच्छी लगी और हम लोग इससे जुड़े। इससे आप जुड़े, डर नहीं था कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अगर लॉस हो गया? शुरुआत में हमें लॉस भी हुआ, एक्सपायरियाँ हुई, लोगों ने नहीं समझा, लेकिन मन में ये विश्वास था कि सरकार की योजना है तो आज नहीं तो कल लोग समझेंगे। बस इस चीज की तकलीफ आज इस बात पे हुई कि जब डिस्टेंस पॉलिसी खत्म कर दी गई, कि जिनके लिए हम लोग मतलब जिस योजना के तहत हम लोगों ने इतनी लंबी लड़ाई डॉक्टर से लड़ी, बगल के मेडिकल स्टोर से लड़ी, बड़ी बड़ी जेनरिक ब्रांडें बगल में आके बैठ गई, उनसे लड़ी। आज अगर सरकार हम लोग की इस समस्या को नहीं समझेगी या जीरो डिस्टेंस पॉलिसी को जो है खत्म नहीं करेगी तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान हम ही लोगों को होगा, आप ही लोगों को होगा। और अगर हम बात करें तो क्या कोई गाइडलाइंस, जैसे आप लोगों का कोई यूनियन होता है, हर चीज का एक ग्रुप होता है? हम लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है अभी, जिसके प्रमुख जो है माननीय विनय शुक्ला जी हैं। अच्छा। उन्होंने जो है क्या नाम है इसका, महानगर में मीटिंग करवाई थी हम लोगों की, उसमें समस्त संचालक वहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं वहाँ रखी। उस समस्याओं को समझते हुए उन्होंने कई टीम का गठन किया जो विभिन्न स्तर पे काम कर रहे हैं। क्या सरकार ने पहले से आप लोगों से कोई साझा नहीं की जानकारी या कोई सुझाव नहीं लिया? क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई विभाग से कुछ निकल रहा है तो उससे कनेक्टेड लोगों से एक जानकारी ली जाती है। सरकार ने किया ना वहाँ से कोई जो है नोडल अधिकारी आए कि उन्होंने कोई सर्वे किया हो या वो उन्होंने जो है जनौषधि केंद्र पे जाकर वहाँ ओनर से बात की हो, ऐसा कुछ नहीं किया गया। ऐसा कुछ नहीं, ये तो रातों रात फरमान जारी हो गया और उसके बाद जो है प्रक्रिया चल रही है। अभी ये प्रक्रिया कैसे, क्या कितने दिनों तक चलने वाली, क्या लगता है? अभी इस पे तो यही है कि जो डिस्टेंस पॉलिसी इन्होंने जो लागू कर दी है, अब उसमें देखिए क्या होता है कि लोगों ने अप्रूवल देना शुरू किया है कि नहीं किया है। सरकार तक बात तो पहुंच चुकी है, ये विभिन्न स्तरों से बात पहुंची है, क्योंकि यहाँ लखनऊ में विरोध हुआ, बनारस में विरोध हुआ, इसके अलावा पूरा इंडिया का लेवल एक ग्रुप बन चुका है, वो लोग विरोध दर्ज करवा रहे हैं अपना। ठीक है, इसके अलावा बराबर मेल भेजे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विरोध तो हर जगह से दिख रहा है। रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? रिस्पांस तो अभी तो रिस्पांस किसी तरह का कोई आया नहीं है, नहीं आया।
और मान लीजिए आप लोगों की मांगे भी जो है नहीं पूरी होती, तो आगे का क्या फॉलो अप स्टेप करेंगे आप? फॉलो अप स्टेप यही है कि जैसे कि हम लोगों ने जो मतलब हमारे माननीय प्रमुख जो है विनय शुक्ला जी ने जो टीम गठित की है, उसके तहत कई टीम बनाई गई है, कोऑर्डिनेटर टीम बनाई गई है, एक कोषाध्यक्ष बनाया गया है, या हम लोगों की एक जो है मीडिया टीम बनाई गई है, एक लीगल टीम बनाई गई है। जी, तो लीगल तरीके से किस तरह से इसे रोका जा सकता है, उस पर ध्यान दिया जाए। उस पे ध्यान दिया जाएगा। और बाकी अभी ज्ञापन तो आप लोग सौंप चुके हैं? ज्ञापन हम लोग सौंप चुके हैं। इसके अलावा जो है दिनेश शर्मा जी से भी मुलाकात होनी है। उसके बाद हम लोग माननीय लोकसभा सांसद राजनाथ सिंह से मिलने की कोशिश करेंगे और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखेंगे। उनके समक्ष रखेंगे। क्या लगता है सुनवाई होगी कि नहीं बिल्कुल होगी? होगी, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगी, 100% होगी। एक्चुअली जो चीज़ें लागू हुई है, अगर उसे उनके समक्ष रखा जाए कि इससे समस्याएं क्या हो सकती हैं। देखिए, जनौषधि केंद्रों की संख्या बढ़नी चाहिए, हम भी कह रहे हैं बढ़नी चाहिए, केंद्र खुलने चाहिए, लोगों को दवाइयाँ मिलनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान वहाँ देना चाहिए जहाँ जनौषधि केंद्र नहीं है, या जो जनौषधि केंद्र अभी खोले गए हैं वो बंद क्यों हो गए, उनको क्यों समस्या हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस पे ज़्यादा ध्यान है देना ना, कि दवाइयाँ पूरी मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही है, ना कि जो पहले से खुले हैं उन्हीं के बीच कॉम्पिटिशन पैदा करके आपस में खत्म करवाना। और अगर मैं मार्केटिंग की मैं बात करूँ, एक मार्केटिंग का जो लेवल होता है कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को किस तरीके से डेवलप कर सके, और जो सामने वाले जो अंग्रेजी दवाखाने हैं उनको कैसे हटा सके, क्योंकि अंग्रेजी दवाखाना सबसे महंगी दवाइयाँ देता है जी, और उससे ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। देखिए ये दौर जो था, ये दौर आप समझ लीजिए 2016 से पहले का, 17 से पहले का दौर था, 18 से पहले का। तब ये अंग्रेजी मेडिकल वाले हावी थे। जब से ये जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अनाउंसमेंट कर करके लोगों को जागरूक किया, तब से जनरिक का दौर आ गया। अच्छा, इसमें समस्याएं हम लोग के साथ एक और ये क्रिएट हुई कि तब ये बड़ी बड़ी कंपनियां दवा इंडिया बगल में आ गई, जनरिक आधार आ गया, जी लैब आ गया, जिन्होंने जो है ये मोटा रेंट देकर हम लोग के बगल में दुकानें ले ली, और जो मतलब प्लेटफॉर्म जनौषधि ने तैयार किया था, आज उसको कैच करने के लिए लोग बगल में बैठ गए। ठीक है, उससे दिक्कत क्या हुई कि इनसे तो लड़ाई हम लोग कर ही रहे हैं कि अब एक नई नीति जीरो डिस्टेंस आ गई, जिससे हम लोग आपस ही में लड़ जाएंगे, इससे आपस में ही लड़ेंगे, खत्म हो जाएंगे, और खुद से ही लड़के खुद से ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इससे तो अगर मान लीजिए प्रस्ताव जो आप लोग सरकार से कह रहे हैं वो नहीं पारित होता है, नहीं स्वीकार किया जाता है, तो इसमें तो आधे जो स्टोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, बंद की कगार पे आ जाएंगे। इसके दुष्परिणाम सबसे ज्यादा इस योजना को पड़ेंगे, इससे सबसे ज्यादा दुष्परिणाम इस योजना को पड़ेंगे, क्योंकि इसके जो जियो डिस्टेंस पॉलिसी लागू करने के लिए सरकार कह रही है, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे, इस पे अभी ध्यान नहीं दिया उनका। साइड इफेक्ट यही होंगे कि भाई जिन्होंने जो दुकान रेंट पे ले रखी हुई है, या जो मतलब कर्जा ले रखा हुआ है कहीं से, वो दुकान का वाहन नहीं कर पाएंगे, खर्चा नहीं झेल पाएंगे। भाई कस्टमर तो सीमित रहेंगे, आधे इधर जाएंगे, आधे उधर जाएंगे। फिर जो बाहुबली या जिनके पास पैसे से संपन्न स्टोर वाले हैं वो टिके रहेंगे, पुराने बंद हो जाएंगे, या जो कमजोर होगा वो बंद हो जाएगा। तो इससे कोई फायदा मुझे नहीं दिख रहा होना है। अगर सेल बढ़ानी है तो इससे बस एक ही चीज है कि जहाँ स्टोर नहीं है वहां खोले जाए, 1 किलोमीटर डिस्टेंस मेंटेन रखे। इसके अलावा दवाइयों की संख्या में कमी ना हो, इसके अलावा दवाइयों की संख्या और बढ़ाई जाए, जिससे सेल बढ़े। बिल्कुल। और अगर हम फ्यूचर की मैं बात करूं, मान लीजिए प्रस्ताव आप लोगों का स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है, तो चीजें और डेवलप होंगी, 100% डेवलप होंगी। जहाँ पे स्टोर्स नहीं है वहाँ पे स्टोर्स होंगे। अब तक तो जो सेल हुई है या जो भी हुई है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने मेहनत तो करी है उसको। जी बिल्कुल भाई, जिस समय हम लोगों ने स्टोर खोले थे, उस समय समझ लीजिए वहाँ से अधिकारी भी जो है कोई इतना आके यहाँ प्रचार तो करता नहीं था। प्रचार तो यहाँ पर जो स्टोर ओनर था वो करता था, वही सारा कस्टमर को समझाता था खड़े होके, सारी मेहनत तो वही करता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में इस प्रभाव तो पड़ेगा ही, इसका प्रभाव तो पड़ेगा। और मान लीजिए चीज़ें बेटर हो जाती हैं, आप लोगों का जो प्रस्ताव है उसको भी स्वीकार कर लिया जाता है, जहाँ पे स्टोर्स नहीं है वहाँ पे भी स्टोर्स खोले जाएंगे, तो क्या लगता है ये अंग्रेजी दवा को टक्कर दे सकता है फ्यूचर में? 100% टक्कर दे ही रहा है। अभी ऐसी स्टेज पे आ गया है कि अंग्रेजी मेडिकल वाले खुद जो है अब जो है इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि उनको भी स्टोर मिल जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग कल हमारा विरोध कर रहे थे, आज वो हमारे बगल में खड़े हो जाएंगे। और हमारे बनाए पूरे सेटअप को वो अधिग्रहण कर लेंगे। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी, जिन्होंने पहले हमसे विरोध किया, जिन्होंने पहले कस्टमर हमारे काटे, हम कस्टमर को मिसगाइड किया, आज जियो डिस्टेंस पॉलिसी होने के बाद वही लोग जो है बगल में स्टोर डाल देंगे हमारे, और हमारे सारे कस्टमर ले जाएंगे, सारे कस्टमर्स ले जाएंगे। तो ये भी तो एक ड्रॉबैक है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो चीजें हैं
मान लीजिए अगर परमिट की मैं बात करूँ, लाइसेंस की मैं बात करूँ, हर चीज में धोखाधड़ी होती है। जी एक हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। जी। तो इसके बुरे पहलू क्या है? देखिए, इसमें धोखाधड़ी वाली कोई चीज़ तो है नहीं, जी क्योंकि इसमें सारा जो खेल है टोटल फेयर खेल है। जी। सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो है आपको वहाँ से अप्रूवल लेटर आएगा। अप्रूवल लेटर आने के बाद जो है वहाँ के नोडल अधिकारी होंगे, पहले सर्वे करेंगे वहाँ पर। सर्वे करने के बाद वो चेक करेंगे कि जगह वाक़ई अब तक जो डिस्टेंस जो तय कर रहे थे वो, कि जो है वहाँ से आने के बाद वो डिस्टेंस चेक करते थे कि वाक़ई में डिस्टेंस आस-पास कोई है तो नहीं, 1 किलोमीटर की रेंज में तो नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर 1 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है तो दूसरे वाले को आपत्ति तो नहीं हो रही है, अगर आपत्ति है तो रोक देते थे वो। इसके अलावा फिर अप्रूवल लेटर आने के बाद लाइसेंस बनता है, फिर जो है दुकान स्टार्ट होती है। दुकान तो स्टार्ट। धोखाधड़ी वाला तो कोई अभी सिस्टम इसमें है नहीं कि कोई इस- फ्रॉड तरीके से खोल ले, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब प्रॉपर चीजें जो होती हैं वेरीफाइड करके ही की वेरीफाइड जाती करके हैं। ही की जाती है। और अगर मैं बात करूं तो जब आपने अपना स्टोर खोला था तो तब क्या दूरी थी? क्योंकि अगर मैं जितना जानती हूँ तो हाँ, पहले 5 किलोमीटर दूरी पहले हुई, 5 किलोमीटर 3 थी, किलोमीटर हुई, फिर 1 फिर 1.5 किलोमीटर, किलोमीटर हुई, अब 1 किलोमीटर। फिर 1 किलोमीटर है अब प्रेजेंट टाइम में। हमें जब अब वो खोला 0 था, कर रहे हैं। हाँ, हमें जब खोला था, ये 2016 की बात है, हमारा अप्रूवल 2016 का है। हम्म, तो तब डिस्टेंस 5 किलोमीटर कही गई थी हम लोगों से कि आपसे? 5 किलोमीटर की डिस्टेंस रहेगी। हम्म, फिर धीमे-धीमे 3 किलोमीटर हुआ, फिर 1.5 किलोमीटर हुआ, फिर 1 किलोमीटर हुआ। नहीं देखिए, होता क्या है, दुकान खुलनी चाहिए ठीक है, लेकिन जो ज़ीरो डिस्टेंस कर दी गया ये खराब कर दिया गया। ये खराब कर दिया। भाई आप संख्या बढ़ाइए, लेकिन जगह देख के कि अगल-बगल स्टोर कितने हैं और वहाँ पर जो है पेशेंट तो आखिर उतने ही रहेंगे, सीमित रहेंगे, कोई दूर से पेशेंट तो वहाँ आएगा नहीं। इसके अलावा जहाँ दूर-दूर जो है स्टोर नहीं है, वहाँ पर ध्यान दिया जाए, वहाँ स्टोर क्यों नहीं है? क्या वहाँ लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है? अच्छा, अब दिक्कत क्या है इसमें कि ज़ीरो डिस्टेंस पॉलिसी होने के बावजूद क्या होगा इसमें कि जैसे मान लीजिए जो केंद्र संचालक हैं, जिन्होंने इस योजना से जुड़कर इसको आगे बढ़ाया, वहाँ लोग जागरूक हुए। बिल्कुल जागरूक हुए। जिन मेडिकल स्टोर वालों ने इनका विरोध किया, आज उनको पता चलेगा, वही बगल में खोल लेंगे। तो इससे बताइए, इनके साथ जो संचालक 2016 से जुड़े थे या 17 से जुड़े थे, जिन्होंने जो है लॉस झेला, बैंक से लोन लिया, सब कुछ किया, आज उनके साथ क्या ये न्याय होगा? बिल्कुल नहीं, एक तरीके से पूरा अन्याय। क्या होगा? हाँ, और अगर हम बात करें जैसे आपने कहा जब आपने ओपन किया स्टोर तो 5 किलोमीटर आपको बताई 5 गई थी किलोमीटर बताई रेंज। गई थी। तो जब जैसे-जैसे दूरी कम करी गई तो क्या लॉस भी आता गया? दूरी कम की गई, लॉस क्या, अवेयरनेस तो बढ़ी, ऐसा नहीं है, हाँ। क्योंकि जब हमने 5 किलोमीटर हमें दिया गया था, तब अवेयरनेस नहीं थी। नहीं थी अवेयरनेस। जैसे-जैसे अवेयरनेस हुई, तो डिस्टेंस कम की गई। लेकिन हुआ क्या कि 1 किलोमीटर तो सही था, लेकिन जब ज़ीरो डिस्टेंस कर दी गई तो बगल में ये कोई ये किसी को नहीं किसी को स्वीकार जो है होगा। स्वीकार नहीं होगा हाँ। कि मतलब डिस्टेंस 1 किलोमीटर ही रखिए, ठीक है, आप स्टोर और बढ़ा लीजिए, ठीक है, दवाइयों की संख्या बढ़ा लीजिए, दवाइयों का स्टॉक खत्म ना हो ये बढ़ा लीजिए, तो सेल अपने आप बढ़ जाएगी आपकी। सेल अपने आप बढ़ और जाएगी। जहाँ स्टोर नहीं है, वहाँ स्टोर क्यों नहीं है, नोडल अधिकारियों को भेज कर वहाँ सर्वे करवाया जाए, क्या लोग जागरूक नहीं है वहाँ पर? अगर जागरूक नहीं है तो वहाँ कैंप लगवाया जाए, ठीक। या पुराने स्टोर जो अभी 5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की रेंज में खोले गए या जो उसके बाद 1 किलोमीटर की रेंज में खोले गए, उनकी पोजीशन क्या चल रही है? वो परचेजिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनकी परचेजिंग सेल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? क्या वो बंद हो रहे हैं? अगर वो बंद हो रहे हैं तो क्यों बंद हो रहे हैं? क्यों बंद हो? है ना? उन पे ध्यान दिया जाए। ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ाते चले जाओ, पीछे सब खत्म होते चले जाएँ। बिल्कुल। है ना? तो उस पे ध्यान देने वाला है। फिर तो पूरी तरीके से पॉलिसी ही खत्म हो पॉलिसी ही जाएगी। खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये पॉलिसी की अगर मैं जहाँ तक जानती हूँ और मैंने पढ़ा है तो ये जन कल्याण के लिए ही जन कल्याण पॉलिसी योजना है। लाई गई थी। और मान लीजिए आप आगे मेहनत करते जा रहे हैं, पीछे आपकी चीजें छूटता छूटती चला जा जा रही रहा है है तो तो बिल्कुल लॉस तो बिल्कुल होगा लॉस ही ही। होगा। और शायद अगर ज़ीरो पॉलिसी करने से मैक्सिमम दुकानें वहीं खुलेंगी जहाँ जो है मतलब जो कस्टमर हैं, जहाँ कस्टमर जागरूक ही नहीं है वहाँ दुकान कोई खोलेगा ही नहीं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आम मेडिकल स्टोर वाले दे देंगे, वो सीधे अप्रूवल ले लेंगे और जो बना बनाया सेटअप इनका था वो सब पूरा अधिग्रहण कर लेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं फेयर गेम नहीं होगा। फेयर गेम नहीं होगा। और अभी भी अगर देखा जाए तो लड़ाई ये जारी है। अब देखना होगा कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है, कहाँ तक क्योंकि जाती है? आप लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी है। इतने सालों की मेहनत की है जो है बिल्कुल। आसानी से तो नहीं है मानने वाले नहीं, हार आप बिल्कुल लोग। सही कह रहे हैं। और अगर जहाँ तक मैं आपकी अगर मैं बात करूँ तो आपका क्या कुछ परिचय रहा है, कैसे अभी तक जमीनी स्तर से आप यहाँ पे? हम लोगों ने जब इस स्टोर डाला था तो उस समय तो यहाँ पर सरकार भी शायद बीजेपी की नहीं थी। हम लोगों ने, हमारा स्टोर 2016 का है और तब तो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में जब शॉप डाली थी, सुबह से लेकर शाम तक अगर
टॉफ़ी बिक जाती थी, बड़ी बात होती थी कि टॉफ़ी बिक बड़ी गई। बात होती हाँ, थी। क्योंकि उस समय जो है कस्टमर दवाओं पर विश्वास नहीं करता था हुँ, और हम लोग जो है घंटों समझाने के बाद किसी एक कस्टमर को समझाते थे बड़ी मुश्किल से, तो वो लेकर तो जाता था पर दूसरे दिन कहता था नहीं घर में मना कर रहे हैं। वो ये नहीं बताता था कि मेडिकल स्टोर वालों ने मना कर दिया या डॉक्टर ने मना कर दिया। तो फिर हम लोग की एक्सपायरी भी बहुत हुई। हुँ। हम लोगों ने एक्सपायरी का वहन सहा अपने ऊपर, इसके अलावा जो है रेंटल वैल्यू सही, स्टाफ की सब वहन सहा। तो अब जो ये चीज़ लेकिन मन में एक विश्वास था कि आज नहीं तो कल ये योजना जो है लोगों तक पहुँचेगी। जब लोगों तक ये योजना पहुँची तो सरकार ये नीति लेके आ गई, तो इससे सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव हम लोग के ऊपर पड़े। आप लोगों पे पड़े। बिल्कुल, अगर ये मतलब जन औषधि केंद्रों की मैं बात करूँ, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र हैं, इसकी जो नींव है वो जन कल्याण के लिए ही रखी गई थी। लेकिन जिस तरीके से न्यूनतम दूरी को 3 किलोमीटर से पूरा 5 किलोमीटर, हम कह सकते हैं 5 से 3, 3 से डेढ़, डेढ़ से 1 और अब 0 कर रही है सरकार। इससे लोगों को, जो स्टोर चालक हैं, उनको सबसे ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि अभी तक अवेयरनेस जो है लोगों में इन्हीं लोगों ने किया, इन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से लोगों में एक विश्वास आया कि नहीं, ये जो दवाइयाँ हैं जन औषधि की, इस वाकई में ये सही दवाइयाँ हैं और आपके बजट के अनुसार ही दवाइयाँ हैं। और अगर जिस तरीके से सरकार जो है वो जन कल्याण की बात करती है, अगर ज़ीरो पॉलिसी इसको नहीं ख़त्म करेगी तो ये, हम कह सकते हैं, ये पॉलिसी ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ाते जाएँगे, पीछे की चीज़ें छूटती जाएँगी, लोग आपसे हटते जाएँगे, क्योंकि लॉस कोई नहीं झेलेगा। क्योंकि कई लोगों ने कर्जा भी ले रखा है और कई लोगों का रेंट की जो दुकानें हैं, 90% दुकानें रेंट की हैं। रेंट की, बिल्कुल 90% दुकानें जो हैं वो रेंटल पर हैं और जिस तरीके से लोगों को काफ़ी लॉस होगा। तो अब ये देखना होगा कि जो इन लोगों की लड़ाइयाँ हैं, जन औषधि केंद्र संचालकों की जो लड़ाइयाँ हैं, ये कहाँ तक जाती है और आगे क्या कुछ कदम होने वाला है। क्योंकि अभी तक ये लंबी लड़ाई है, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है।